नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज उसी कार्यक्रम के दूसरे हिस्से को लेकर के उपस्थित हूँ। आज के कार्यक्रम में आपसे चर्चा करने वाला हूँ लग्न, नवांश और दशमांश कुंडली का। एक बात हमेशा याद रखिएगा, नवांश कुंडली बीज कुंडली होती है जिसका फल कथन दोनों ही कुंडलियों को देख करके किया गया है, वही वास्तविक। और जबकि मैं तो ये भी कहता हूं कि लग्न कुंडली देखिए, नवांश कुंडली देखिए, दशमांश देखिए, D60 चार्ट देखिए, D45, D20, D7, D4, प्रत्येक चार्ट को एक नजर देख लेना चाहिए। उसमें ग्रह और भाव और साथ ही साथ उसकी स्थिति को देखने के बाद ही किसी एक निर्णय में पहुंचना चाहिए। आजकल कुंडली देखने वाले भी जल्दी में होते हैं और कुंडली दिखाने वाले भी जल्दबाजी में होते हैं। उनको तुरंत ही अपना समाधान चाहिए होता है और इस वजह से कई बार वो भटकते रहते हैं और भटकते रहते हैं। ये मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से पता है। इस वजह से मैं बार बार ये बात कहता हूं कि कभी भी कुंडली को वक्त देना जरूरी है। कुंडली को वक्त देंगे तो आपको कुंडली अच्छे से समझ में आ जाएगी और वस्तुतः उसके आधे शंका और आधी समस्या का समाधान तो समझ जाने से हो जाता है। आप जो जैसे होता क्या है, मान लीजिए आपकी ये कुंडली है, आपकी कुंडली पे मैं डायरेक्ट अगर समाधान पे आऊंगा तो 50,000 का बिल फाड़ दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, ये करवा लो, वो करा लो, ये पाथ लो, ये गाथ लो, इतना सारा पहना दूंगा। लेकिन अगर बात सिर्फ हम समझ लेते हैं कि ऐसा ऐसा इसलिए हो रहा है और इस तारीख तक होगा, तो वो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम यही नहीं समझते हैं, इसीलिए तो कभी हम मूंगा पहन लेते हैं, तो कभी मोती पहन लेते हैं, तो कभी नट बन जाते हैं, तो कभी बाबा बैरागी बन जाते हैं। कुंडली विज्ञान है, ये विज्ञान है ना। जिस तरीके से न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है, पहला नियम काम करता है, दूसरा नियम काम करता है, ठीक उसी तरीके से हमारे पराशर जी के भी कुछ सिद्धांत थे। जो ऋषि पराशर हुए, जो कालिदास हुए, जो जैमिनी हुए, उनके भी कुछ सिद्धांत थे। तो उस सिद्धांत को आप अपनी कुंडली पे कितना लागू कर रहे हैं और वो कितने तरीके से लागू है, वो सूत्र 100% फुलफिल हो रहा है तभी आपकी कुंडली में कालसर्प बना है, या सिर्फ वो दिखने में बन रहा है, बात समझने की है। तो इस वजह से हमारी समस्या कई बार सिर्फ कुंडली को समझ लेने से ही खत्म हो जाती है। आधी समस्या कुंडली समझ लेने से खत्म हो जाती है, आधी इस चीज को जान करके कि कब तक ये मेरे साथ चलेगा, तो बात खत्म। बची 10% और 20% की बात, तो वहां पे आप छोटे से समाधान, आपको चॉकलेट दे दिया जाता है, आप यूं उसको करते रहते हैं, काम खत्म हो जाता है। ऐसे होती हैं चीजें। पर हम जल्दीबाजी में ही कुछ अच्छा ढूंढने के चक्कर में, जल्दबाजी में मेरी कुंडली देख लो, वक्त दे दो, पता नहीं क्या क्या होता है। खैर, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। यहां मैंने आपको कल वृश्चिक लग्न की कुंडली का इसका संपूर्ण विश्लेषण करके बता दिया था। आज नवांश कुंडली में सबसे पहले मैं लग्नेश को देखता हूं। लग्नेश यहां मंगल जाकर के जन्म कुंडली में नीच के बैठे थे। नवांश कुंडली में वो मंगल जाकर के बैठे हैं कहां? मित्र की राशि में। मतलब ये लग्नेश यहां चंद्रमा के साथ बैठे थे, बहुत अच्छे बैठे हैं भाव में, लेकिन राशि बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि कर्क राशि में वो नीच के हो जाते हैं। यहां पे वो अपने मित्र के नवांश में जा रहे हैं और पापक ग्रह होकर के तीसरे भाव में जा रहे हैं। इसके बाद यहां से चतुर्थस्थ सूर्य इनका मित्र बैठा है, यहां से पंचमस्थ केतु इन्हीं के जैसा एक और ग्रह बैठा है इन्हीं की राशि में, अपनी राशि से पंचमस्थ जाकर के बैठे हैं। ये इस भाव को बल देगा और दाम्पत्य को अच्छा रखेगा। साथ ही साथ इस भाव से पंचमस्थ चंद्रमा बैठे हैं जो इस भाव का बल वृद्धि करेंगे और इस चीज को बल देंगे। इस भाव से चतुर्थस्थ शनि बैठे हैं जो कई बार दाम्पत्य में देर या विवाह में विलंब की स्थिति पैदा कर सकते हैं। ऐसा संभवतया हो सकता है क्योंकि यहाँ के अधिपति मंगल आगे बैठे हैं तो धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी, धन भी व्यक्ति कमा लेता है। केंद्र में ही गुरु, शुक्र, बुध और राहु बैठे हैं, 4 ग्रहों का बैठना। गुरु यहाँ पे रोग के अधिपति होकर के बैठे हैं, शुक्र यहाँ पे लग्न के अधिपति होकर के बैठे हैं, ये अच्छी बात है। ये स्थिति रही। अगर आप लग्नेश की बात करें, धन और चतुर्थ, ध्यान से समझिएगा मेरी तरफ देख के, धन और चतुर्थ कुंडली में कारक गुरु होते हैं, वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए कारक होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में उनका नाम आता भी है और वो बैठे भी हैं जन्म कुंडली में उच्चाभिलाषी होकर के। इनका अंक बढ़ेगा,
मित्र के साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, पर बुध के साथ उनका शत्रु होता है, लेकिन अष्टम इसके साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को वहां पे स्टेबिलिटी रहेगी। व्यक्ति रिसर्च आदि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो बढ़ सकता है, उसका ज्ञान बहुत ही ऊंचे लेवल का होगा। यहां पे आप अगर गुरु को देखते हैं तो गुरु तृतीय भाव के और रोग भाव के, मतलब त्रिक भाव के अधिपति हो गए। इसका मतलब है कि जो गुरु यहाँ पे अच्छे भाव के अधिपति बन रहे थे, यहाँ पे वो मारक नहीं होंगे, क्योंकि इस कुंडली में वो लग्नेश के मित्र होते हैं तो अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन यहाँ पे वो इस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि दाम्पत्य में या पत्नी को कई बार पेट का रोग होते देखा जाएगा, या कई बार संभवतया परेशानियां विवाह में या विवाह के समय या विवाह के जीवन में आने के बाद थोड़ी सी होती है। वो एक सामान्य सी बात रहेगी। लेकिन चूंकि कुंडली में केंद्र में गुरु बैठे हैं तो कुंडली में सिर्फ उनके बैठ जाने से ही कुंडली को बल मिल जाता है। ये बात यहां तक सही है। उसके बाद आप अगर तृतीय भाव और द्वितीय चतुर्थ के अधिपति शनि की बात करते हैं तो इस कुंडली के लिए वो अच्छे नहीं होते। लेकिन इनकी दशा काल में मैंने बात बताई थी कि नक्षत्र का जो चरण है उसके आधार पर शनि की दशा में व्यक्ति को भौतिकीय सुख और व्यक्ति का पराक्रम ये दोनों बढ़ेगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इस कुंडली में शनि यहाँ पे अच्छे नहीं बन रहे थे, लेकिन नवांश कुंडली में वो अच्छे बन रहे हैं, उनकी स्थिति अच्छी बन रही है, उच्चाभिलाषी हो रहे हैं। यहाँ वो शनि जो है वो जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे थे, माता का सुख दे रहे थे, माता से लाभ दे रहे थे। वहीं पे अगर चतुर्थ और पंचम के अधिपति होकर के 12 में बैठ रहे हैं तो कई बार व्यक्ति के खर्च को वो नियंत्रित करने का काम करेंगे, और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति की पत्नी जो होती है या व्यक्ति का दाम्पत्य या व्यक्ति का पति जो होता है वो कई बार स्वतंत्र रहने वाला होता है, या कई बार जिम्मेदारी से भागने वाला होता है, जिम्मेदारी ना निभाने वाला, या कई बार उस पर आप आरंभ में संदेह करें कि ये ठीक है कि नहीं है, लेकिन बाद में वो जाकर के ठीक हो जाता है और बाद में जाकर के वो आपका पूरा ख्याल भी रखता है। ऐसी स्थिति बनती है। यहां पंचम भाव के बारे में चर्चा करी, गुरु के बारे में, मंगल के बारे में चर्चा कर बैठा था मैं, शुक्र के बारे में चर्चा करता हूं। तो शुक्र द्वितीय सप्तम और 12वें के अधिपति होकर के इनका फल इस बात पे निर्भर करेगा कि वो बैठे कहाँ हैं। तो भाग्य भाव में बैठे हैं, व्यक्ति को लाभ देते हैं, भाग्य का लाभ मिलता है, यश मिलता है, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, मंत्र जप में व्यक्ति की स्तुति होती है। अगर वही शुक्र यहाँ पे देखते हैं तो स्वग्रही होकर के बैठे हैं, ऐसी स्थिति में वो अनुभवी बनाएंगे, व्यक्ति का पति अनुभवी हो, अपने पद पर इकट्ठा होने वाला हो, और साथ ही साथ पदाशीन और थोड़ा ईगोइस्टिक नेचर का भी होता है, सुंदर होता है, सुशील होता है, बेहतर होता है। लेकिन सुशील होने का मतलब है ऐसा कि कई बार उसको इस बात का अभिमान हो जाता है कि मेरे पास ये चीज है। कई बार एक ईगो हो जाता है जो व्यक्ति को कई बार क्षमा मांगने से देर करता है या दिक्कत में रखता है। व्यक्ति जल्दी से किसी के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम या नमस्कार नहीं करना चाहता है। ये ऐसा नेचर हो जाता है, अनुभव का उसको घमंड हो जाता है पति को। ऐसा यहाँ पे शुक्र अच्छे हैं, 3 शुभ ग्रह और राहु उन तीनों का बल वृद्धि करेंगे। तो ऐसी स्थिति है, कई बार पति जो होता है वो पूजा पाठ में भरोसा कम रखे, या कई बार वो जो होता है वो बहुत ज्यादा, या तो बहुत कम या तो बहुत ज्यादा, मतलब वो या तो बहुत पीक पे हो या बहुत नीचे हो। ऐसी स्थितियां, मतलब बैलेंस नहीं है। दोनों में बैलेंस बनाने में उसको मशक्कत करनी होगी, और कई बार वहां पे एक तनाव सा माहौल भी बन जाता है दाम्पत्य के जीवन में, कई बार ऐसी चीजें। हालांकि उसका असर मैं कम देख रहा हूं। अगर आप शुक्र के बाद बुध की बात करते हैं तो बुध इस कुंडली के लिए परम पापी ग्रह होते हैं और जन्म कुंडली में अपने ही राशि में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के रिसर्च वाला जो व्यक्ति के जीवन में रिसर्च का जो क्षेत्र है वो बहुत अद्भुत है, बहुत पारंगत है और बहुत बेहतर है। अगर उसी बुद्ध की बात हम यहाँ करते हैं तो यहाँ ये भाग्य के और 12वें के अधिपति बनते हैं। यहाँ भी उन्हें एक अच्छा घर मिला हुआ है कम से कम, और यहाँ वो अच्छे होंगे, कारक ग्रह के रूप में आ जाएंगे वो, और यहाँ के अधिपति होकर के लग्न में बैठेंगे। तो व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य में आने के बाद थोड़े से कष्ट के बावजूद, मैंने जैसे कहा था शुरू में, आरंभ में कष्ट हो लेकिन बाद में जाकर के वो चीजें बिल्कुल ही स्टैब्लिश हो जाती हैं और बिल्कुल सटीक हो जाती हैं। दाम्पत्य का लाभ व्यक्ति को मिलता है, भाग्य का लाभ मिलता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, पूर्वजों का बल वृद्धि होता है, पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यक्ति पिता के साथ और माता के आशीर्वाद से ही दाम्पत्य शुरू करना चाहता है, अपने मन से नहीं शुरू करना चाहता।
ऐसी स्थिति कई बार होता है, व्यक्ति के पिता पूछते हैं या व्यक्ति की माता पूछती हैं कि प्रेम विवाह करेगी या मेरा भी ख्याल रखेगी, तो निस्संदेह गुरु का प्रभाव यहाँ है। हालांकि यहाँ के अधिपति जो गुरु शनि बन रहे हैं, वो जाकर के 12वें बैठ रहे हैं, उस पर किसी भी प्रकार से शनि मंगल राहु केतु का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन पंचम भाव पे राहु का प्रभाव है, तो गुरु भी देख रहे हैं और ये शुभ ग्रह की राशि है, लग्न में शुक्र बैठे हैं, तो व्यक्ति एक बार चाहेगा लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपकी कुंडली में यहाँ राहु बैठे हैं, तो बिल्कुल ही सावधान होकर के विवाह करना चाहिए। मैंने ये कल के ही कार्यक्रम में बात कही थी, अपने मन से विवाह करने से ज्यादा बेहतर है कि आप अपने माता और पिता के आशीर्वाद से ही वो बात शुरू करें। ये बात इतनी सी बनती है। तो बुध यहाँ पे अच्छे परिणाम करने वाले बन रहे हैं। व्यक्ति के पति के साथ उसके जो साहचर्य का जो नियम होता है वो लागू होगा, बातचीत अच्छी होगी, हेल्दी डिस्कशन होता है और व्यक्ति गंभीरता से अपने दाम्पत्य को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाना चाहता है। एक बात और बताता हूं, नवमांश कुंडली के तीसरे भाव में अगर पापग्रह की स्थिति बनी हो या बैठी हो तो दाम्पत्य टूटता नहीं है और व्यक्ति जो होता है उसको खींच करके पूरे साहस के साथ आगे बढ़ा लेता है। मतलब ये व्यक्ति कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैं दाम्पत्य को तोड़ने वाली हूं, ऐसा इसके मुंह से नहीं सुना जाएगा और ना ही इसके पति, क्योंकि ये मंगल यहाँ पे साहसिक बना देंगे। व्यक्ति को नेचर ऐसा मिल जाता है कि नहीं, मैं तोड़ने वाली नहीं हूं, जिसके साथ भी रहूंगी उसके साथ जीवन भर चाहे जैसे भी रहेगा उसके साथ ही रहूंगी। मतलब एक तरीके का प्रभाव होता है वो बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव वाला, ये एक अच्छा बर्ताव है। आप अगर सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य यहाँ पे जन्म कुंडली में बुध की राशि में और शनि से दृष्ट हो रहे थे, तो व्यक्ति का करियर, अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति, ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति शनि से देखे जा रहे हो तो व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र का या व्यक्ति को कई बार अपने बल पर काम करने का अवसर मिल जाता है। विशेषतः सरकारी क्षेत्रों के लाभ के आसार कई गुना बढ़ जाते हैं। आपकी कुंडली में वो सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं मीन राशि के, यहाँ वो उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, बनते हैं लाभ के अधिपति, छठे में बैठे हैं, लाभ के अधिपति अष्टम में बैठे थे। व्यक्ति को किसी को देना नहीं चाहिए, रिस्क लेने से बचना चाहिए, कई बार भरोसा करने से बचना चाहिए, ये बात बनती है। देने से ज्यादा आपको निकालने में मशक्कत होगी, तो ये बात याद रखने की। बुध की बात मैंने कर रखी थी, शुक्र की बात मैंने कर रखी है। यहाँ पे ये आपकी नवांश कुंडली है। मतलब क्या बनता है नवांश कुंडली की सबसे अच्छी बात, केंद्र में 3-3 शुभ ग्रहों का बैठना, जिसमें से शुक्र स्वग्रही हो रहे हैं, बुध भाग्य के अधिपति होकर के सप्तम को देख रहे हैं, सप्तम भाव के अधिपति गुरु मंगल अपने भाव से पंचमस्त अपने मित्र की राशि में, और इस भाव से पंचमस्त चंद्रमा का बैठना, इस भाव से चतुर्थस्थ इसके मित्र का बैठना, इस भाव से चतुर्थस्थ जन्म कुंडली में शनि का बैठना, जो कि जन्म कुंडली में अगर गौर करें तो भाग्य भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में भाग्य का लाभ मिलेगा। हालांकि शनि और मंगल दोनों का प्रभाव जन्म कुंडली के नवम भाव पे होने के कारण कई बार व्यक्ति का तकनीक क्षेत्र और कई बार व्यक्ति का बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाना, पति का, ऐसा देखा जा रहा है। अगर आप दशमांश कुंडली को देखते हैं तो तुला का नव दशमांश बनता है, शुक्र बनते हैं दशम में, बुध बनते हैं। अगर खुद का भी व्यक्ति काम करे या प्राइवेट अपना कोई ब्रांड लॉन्च करना चाहे तो भी व्यक्ति कर सकता है। व्यवसायिक नेचर का ये व्यक्ति को बनाने का प्रभाव रहेगा। और मंगल और केतु यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से व्यक्ति को सभी चीजों के प्राप्त होने का और इंटरनेशनली ग्लोबली व्यक्ति को जो है वो एक तरीके से होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, बहुत जल्दी ही फैल जाने वाला, प्रभावित करने वाला और सभी चीजें अक्वायर करने वाला बना देते हैं। गुरु यहाँ पे लग्न को देखेंगे, गुरु यहाँ मिथुन राशि के बैठे हैं, गुरु यहाँ मिथुन राशि के बैठे हैं और गुरु यहाँ तुला के बैठे हैं। यानी कि लग्न कुंडली में वो मिथुन राशि के और दशमांश कुंडली में मिथुन राशि के, और उनका प्रभाव लग्न पे रहेगा। तो व्यक्ति को कई बार ये चाहेंगे कि मैं अपना खुद का काम करूं, खुद का कुछ भी अपना करूं। एक उम्र में जाने के बाद अगर ऐसी स्थिति अभी से बन रही हो तो व्यक्ति को अभी से ही उस बारे में विचार कर लेना चाहिए। वस्तुतः अगर इनकी कुंडली में लग्न, नवमांश और दशमांश कुंडली को मैं देखूं तो मेरे हिसाब से जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर व्यक्ति नेटवर्किंग के क्षेत्र में, और उसके बाद व्यक्ति जो है वो मार्केटिंग के क्षेत्र में, उसके बाद व्यक्ति जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर के क्षेत्र में, सीईओ तक की हैसियत तक काम कर सकता है। क्योंकि गुरु बुध सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं और व्यक्ति के पास इतना ज्यादा प्रबल दिमाग है कि वो किसी भी चीज को और चुनौती को आसानी से हैंडल कर सकता है। ये बात बनती है। सूर्य यहाँ पराक्रमी बनाएंगे, गुरु और सूर्य नैतिक तत्वों के देने वाले बनेंगे। व्यक्ति का पराक्रम बढ़िया रहेगा और व्यक्ति उसमें अपना 100% देने का हमेशा काम करता है। आप अगर देखें तो अष्टम भाव में शनि का बैठना, अष्टम भाव में बैठे शनि व्यक्ति को अपग्रेड करने के लिए, अपडेट और करियर को किस तरीके से हेल्दी बनाना है, इस तरीके पे व्यक्ति का फोकस पड़ेगा। उसकी तीसरी दृष्टि जब जन्म कुंडली के दशम भाव पे जाएगी, जहां शुक्र और बुध जैसे दो मित्र बैठे हैं, तो ये शनि की दृष्टि व्यक्ति के करियर को और भी ज्यादा मजबूती देने वाली होगी। शनि की दशा में व्यक्ति का ग्रोथ बढ़ता है और उसको भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ मिलता है। वो सारी चीजें
वो फैलता है और बाजार में अपनी स्थिति मजबूत बनाता है। ये आपकी कुंडली है, लग्न, नवांश और दशमांश। आप जरा गौर करिए तो आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की स्थिति अच्छी बन रही है, आपकी कुंडली में बुध और शुक्र की स्थिति यहाँ पे अच्छी बन रही है, यहाँ पे आपकी कुंडली में बुध और शुक्र की स्थिति अच्छी बन रही है। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में गुरु, बुध, शुक्र ये अच्छे हो रहे हैं। साथ ही साथ शनि ना चाहते हुए भी अच्छे परिणाम देने को मजबूर होंगे। क्लियर हो रही है? मंगल ना चाहते हुए भी आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम देने वाले बन रहे हैं। रोगेश होने के बावजूद वो जन्म कुंडली में बेहतर ही देंगे, कमजोर नहीं होंगे, क्योंकि उनका नीच भंग हुआ है। अब एक बात आपकी कुंडली में और भी अगर बता दूं तो होरा कुंडली के आधार पर अगर मैं देखूं तो आपकी कुंडली में गुरु, मंगल, राहु, केतु और बुध, ध्यान से समझिएगा, गुरु, मंगल, राहु, केतु और बुध, इनकी दशाएं आपके जीवन में जो जाएंगी वो सिस्टम में रखने वाली होंगी, आपके सामने टारगेट रखेंगी, आपको अचीव करना होगा, उस चीज को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत भी करनी होगी और उसमें आपके जीवन में वो जो दौर होगा वो माइलस्टोन साबित होगा। मतलब आप उसमें आराम से नहीं बैठ सकते, काम करना ही होगा और हेडेक मिलता रहेगा। बाकी के जितने भी ग्रह बन रहे हैं, शनि, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, ये 4 से 5 ग्रह, ये 4 ग्रह जो बन रहे हैं ये आपकी कुंडली में स्मूथ जाएंगे, सामान्यतया बेहतर जाएंगे और इनकी दशा में आप तीर्थ यात्रा पे जाएं, आसानी से निकल जाए, मन का हेडेक कम हो, चिंताएं कम हो, व्यग्रता कम हो, उग्रता कम हो और व्यक्ति मन को अनुकूलता से निकाल लेता है। ये आपकी कुंडली बन रही है। अगर मैं इसी कुंडली के D60 चार्ट को देखता हूं तो यहां पे मैं एक बात कहूंगा कि व्यक्ति की कुंडली में 100% के रूप में जो ग्रह फल करने वाले हैं वो गुरु, सूर्य, बुध और शनि, ये चारों अपना परिणाम आपके जीवन में हमेशा ही अच्छे देते रहेंगे। बाकी के जितने ग्रह बच रहे हैं, जैसे शुक्र हो जाए वो व्यय करवाएंगे, जैसे मंगल हो जाए जैसे आपको उग्रता देंगे, आपको मेहनती बनाएंगे और कभी भी आपको बैठने नहीं देंगे, जैसे चंद्रमा वो आपके मन को कई बार बहुत ज्यादा साफ और स्पष्ट बना देगा, जो कई बार धोखेधड़ी या धोखेबाजी या धोखा में व्यक्ति दूसरे के द्वारा चीट किया जाता है, ऐसी स्थिति बनती है। जल्दी ही किसी पे भरोसा ना करिएगा, ये काम आपकी कुंडली का बनता है। आपकी कुंडली में अगर आपको घर खरीदना हो तो कभी भी मंगल की दशा में चंद्रमा की दशा आए या कभी इन लोगों का मिलना होता हो, चंद्रमा की दशा आए, शनि की दशा आए, गुरु की दशा आए, मंगल की दशा आए, तो निस्संदेह आप ये काम कर सकते हैं। अगर संतान पैदा करना हो तो चंद्रमा की दशा को देख लेना चाहिए, उसके बाद शुक्र की दशा को देख लेना चाहिए, उसके बाद गुरु की दशा को देख लेना चाहिए, ये संतति के लिए। अगर कुछ भी नया काम करना हो, ट्रांसफर वगैरह करना हो तो आपको केतु को देख लेना चाहिए, बुध को देख लेना चाहिए, शनि को देख लेना चाहिए। ये 3 ग्रह आपके ट्रांसफर वगैरह के लिए। अगर देश को छोड़ करके विदेश जाकर के बसने का काम करते हो तो बुध की दशा को देख लेना चाहिए, शुक्र की दशा को देख लेना चाहिए। बस आप सिर्फ इन्हें देख लेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे ये काम इस समय पे कर लेना है। बस इसी चीज को चेक करना है कि आप इसे कैसे देख रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तब तक के लिए